आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन की मंथली करंट अफेयर सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने पॉलिटी कर लिया था, इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी। ठीक है, ये पूरा ऊपर का सेक्शन हो चुका है हमारा। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स थे, आप लोग उनको प्लीज़ जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे पास 10 टॉपिक्स आए हैं इस बार और बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। पहली वीडियो में मैं आप लोगों को आत्मनिर्भर भारत और स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट इनके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली वीडियो में ना 2 बार मैं बनाई और डिलीट होगी, बाई मिस्टेक डिलीट होगी। जो पुरानी वीडियो डिलीट करते हैं ना उसी के साथ गलती से डिलीट होगी, तो इसलिए थोड़ी सी 2 दिन लेट आ रही है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने वीडियो बनाना बंद कर दिया है। ये सीरीज़ चलेगी, पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे, जल्दी हो जाएगी, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है हमारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आत्मनिर्भर भारत के साथ। 3.1 आत्मनिर्भर भारत व्हाट, वाई एंड हाउ। आत्मनिर्भर का मतलब होता है सेल्फ रिलायंट, यानी कि खुद के ऊपर डिपेंडेंट, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा देश हमको बनाना है कि हमको दूसरे के ऊपर इतना डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, अभी रिसेंटली कोविड-19 के पेंडेमिक के दौरान भारत ने 20 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है। स्टिमुलस पैकेज का मतलब होता है पुश करना एक, ठीक है, एक रिस्पॉन्स पैकेज की बात करते हैं आप। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रहे, 20 लाख करोड़ के अंदर क्या हम 20 लाख करोड़ रुपए ऐसे लोगों को पैसे दे देंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ बहुत ही अच्छे फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स ने एक एस्टिमेशन लगाया कि तकरीबन 2 से 2.5 लाख करोड़ जो होगा वो एज लिक्विडिटी, एज कैश जो होगा लोगों की पॉकेट्स में जाएगा। बाकी सारा का सारा जो पैसा है ना वो वाया बैंक्स लोन वगैरह में देने में हेल्प की जाएगी। कैसे होगा ये सब मैं आपको नीचे बताता चलूँगा। तो क्यों ना उससे पहले हम लोग एक बार ये देख लें कि इसमें किस तरह के मेन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं दिखा सकता क्योंकि कैंपेन बिल्कुल नया है, इसके ऊपर अभी तक कोई सवाल बन के आया नहीं पेपर में। तो मैं आपको सैंपल्स दिखा सकता हूँ कुछ वेबसाइट से उठा के, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं मेंस के, कि किस तरह के सवाल इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। फिर हम इसको आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन आत्मनिर्भर भारत अभियान, कुछ 5 के आसपास में क्वेश्चंस कलेक्ट कर पाया था। तो आप लोग एक बार उनको रीड कर लोगे ना, फिर आगे फर्दर हम लोगों को वो टॉपिक रीड करने में आसानी होगी, हमें पता चलेगा किस तरह के सवाल इस टॉपिक से उठ के आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेक अ ट्रूली आत्मनिर्भर भारत द इकोनॉमिक स्टिमुलस नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय बोल्ड रिफॉर्म्स, डिस्कस। 250 शब्दों में लिखना है। दूसरा है, एनालाइज इन डिटेल द प्रोविजंस फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान दैट वाज लॉन्च रिसेंटली। अब इसमें इसने सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करने की बात कही है। ऊपर वाले ने क्या कहा था कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक स्टिमुलस है ना उसको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है बोल्ड रिफॉर्म्स के साथ। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के अंदर डेप्थ में अगर जाके देखोगे ना तो बहुत चीज़ें हैं समझने की। डू यू थिंक द रिफॉर्म्स प्रपोज्ड फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द रेम ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान इंश्योर बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स? अब देखो यहाँ पर आपको आत्मनिर्भर में जाना है, फिर उसमें आपको एग्रीकल्चर में जाना है, फिर आपको उसमें प्राइस में घुसना पड़ेगा। ठीक है, तो देखना चाह रहा हूँ ना कि क्वेश्चन के कीवर्ड्स आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। आप पूरे का पूरा आत्मनिर्भर भारत अभियान नहीं लिख सकते यहाँ पे। Fourth is, what is Atmanirbhar Bharat Abhiyan? Discuss the significance of self-reliance and self-efficiency in the times of crisis like the COVID pandemic. अब इसके अंदर आपको इस सेल्फ रिलायंट कैंपेन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के रिफॉर्म्स इस तरह के कोविड जैसे पेंडेमिक के अंदर कैसे यूजफुल होगी, यानी कि जो इमीडिएट रिलीफ होगा। ठीक है ना। अब फिफ्थ अपना क्वेश्चन है, व्हाट इज आत्मनिर्भर भारत अभियान? क्रिटिकली एनालाइज करना इट्स एफिकेसी इन ब्रिंगिंग इकोनॉमी टू नॉर्मलसी एंड प्रोपेलिंग इट्स ग्रोथ। अब देखो इस ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर वो कोविड-19 पैंडेमिक को टारगेट करने की बात कर रहा है। इस वाले में क्या कहना चाह रहा है कि एक जो इकोनॉमी है जिसमें स्लम्प आया हुआ है उसको पहले तो नॉर्मल में लेके आओ, फिर ग्रोथ को प्रोपेल करो। यानी कि इसने कोविड-19 को सिर्फ टारगेट नहीं किया है, इनडायरेक्टली कोविड-19 के टाइम की बात कर रहा है, लेकिन इसने आपको आगे पीछे छूट दे दी है कि पीछे भी जो इकोनॉमी जो नीचे गिरती हुई आ रही थी उसकी भी बात करो, और फ्यूचर में अगर हमको ग्रो करनी होगी, अगर कोविड ना भी होता तो भी बताओ कि इस तरह के जो कैंपेन्स होते हैं ये ग्रो करने में कैसे हेल्प करेंगे। तो लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो, कीवर्ड्स को पकड़ने की, वो जाना कहाँ चाहता है आपको लिखिए। अब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जब हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे कि हमारे लिए क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किन को हम लोग थोड़ा सा लाइटली लेके चल सकते हैं आगे। हालांकि विजन की टीम ने जिस तरीके से इसको बनाया है ना, उन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल कंसाइज करके सब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए निकाल के दे दिया है। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब क्या है। सिंपल भाषा में प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि भैया सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक हो जाएं, यानी कि हम ही एक्सपोर्ट करेंगे और हम अपने ही अंदर डोमेस्टिक मार्केट चलाते रहेंगे। नहीं 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 नहीं,
हम लोगों को अपने आप को इतना रिलायंट कर लेना है कि हमें दूसरों को इम्पोर्ट को स्पेशली उसके ऊपर टैरिफ ना लगाने पड़े, वरना हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि ना, अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट को इवॉल्व करना है कि भैया हमारी जो प्रोडक्शन है वही हमारे यहाँ पर डोमेस्टिकली कंज्यूम और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो, उसके लिए हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, हमको उसके ऊपर टैरिफ लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे इंडिया ने रिसेंटली RCEP को ज्वाइन क्यों नहीं किया था, पता है आप लोगों को? RCEP को इंडिया ने ज्वाइन इसलिए नहीं किया था कि इंडिया का बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ था कि यार ये जो चाइना वाले हैं ना, इनको प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि ये लोग सस्ता माल लेके ना इंडिया के अंदर हमारे आएंगे और हमारे मार्केट को डंप कर देंगे अगर हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था आपस में। जो कंट्रीज़ थी, जो एशियान कंट्रीज़ थी, वो सारे के सारे आपस में फ्री ट्रेड करते, सारा का सारा जो माल एक इंडिया के अंदर आता उस पर कोई ट्रेड बैरियर नहीं लग सकता था, कोई टैक्स नहीं लग सकता था। चाइना सस्ता सस्ता माल यहाँ पे बेचता और हमारे लोग यहाँ पर वो खरीद खरीद के हमारे खुद का जो मार्केट, हमारे जो खुद के स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, प्रोडक्शन हाउस, इंडस्ट्रीज़ सब खत्म हो जाते। तो इंडिया ने उस टाइम पे ये कहा कि हम RCEP को अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ कंडीशन रखी थी, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया इस तरीके से नहीं बनना चाहता। इंडिया कह रहा है कि हमारी इमेज ऐसे नहीं बननी चाहिए। हमको क्या करना है कि हम रादर देन हम किसी दूसरे को रोकें, उससे अच्छा है कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं, अपने यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ के जो MSMEs है, हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो पावर सेक्टर है, जितने भी सेक्टर्स हैं, ये अपने आप में इतने अपने आत्मनिर्भर हो जाएं ताकि इनको दूसरों को रोकने की ज़रूरत ना पड़े, खुद में इतने खुल के निकल के आए। तो कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान भारत एक 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेके आता है, जो कि बताया जा रहा है कि अपनी इकोनॉमी का 10% के आसपास है। अगर हम बात करते हैं जापान की, जापान ने जो अपना इकोनॉमी पैकेज निकाला था वो निकाला था कुछ 21% के आसपास। US की बात करते हैं, US ने कुछ 13% के आसपास अपनी इकोनॉमी का पैकेज निकाला था। हर एक कंट्री ने अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक कुछ पैकेजेस निकाले थे। कहा यह भी जा रहा था कि इंडिया ने अपने आप में बहुत बड़ा पैकेज दिया है। देखो एक बात मैं आपको एडिशन बता देता हूँ, इंडिया ने जो RBI के मेजर्स थे ना, जिसके अंदर तकरीबन 8 लाख करोड़ तो RBI के मेजर्स ही काउंट हो रहे थे, वो इंडिया ने इसके अंदर ऐड कर दिया था पैकेज के अंदर ही। जबकि देखा जाए तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने किसी भी सेंट्रल बैंक के जो मेजर्स थे उनको उन्होंने रिलीफ पैकेज में ऐड करके नहीं बताया था, कुछ ने बताया था, कुछ ने नहीं बताया था। तो कहीं ना कहीं इंडिया के इसके अंदर बहुत मेजर एक पोर्शन जो प्ले किया जा रहा है, यानी कि अगर बात करें तो तकरीबन 40% के आसपास जो है हमारा, वो हमारा RBI के ही रिलीफ मेजर्स थे। जब हम लोग वर्ल्ड ट्रेड की बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कोऑपरेशन और पीस मेंटेन कर ली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1995 में उसको क्यों बनाया गया था? यही सब मेंटेन करने के लिए बनाया गया था। तो इंडिया उसके सपोर्ट भी लेता है, इंडिया ने उसकी सारी की सारी जो एग्रीमेंट्स उनको रेटिफाई भी किया हुआ है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट है, दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीयः। इसका मतलब होता है द कल्चर दैट कंसिडर्स द अर्थ टू बी द मदर। बहुत खूबसूरत लाइन है, ऐसे में भी काम आ सकती है, GS का भी किसी आंसर में काम आ सकती है। सिंपल इसका मतलब समझ लो कि वो कल्चर यानी कि वो संस्कृति जहाँ पर धरती को माँ के समान समझा जाता है, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा आत्मनिर्भर भारत। ये कैंपेन, ये समझने की ज़रूरत है और ये अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको लिख लो। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसका, आत्मनिर्भर भारत वर्सेस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो इंडिया के अंदर क्या चल रहा था ना, इंडिया में 1991 के आसपास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे तो उस टाइम एक बड़ा मेजर टर्म निकल के आया था LPG। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं होता, ये होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो PV नरसिम्हा राव जी ने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि हम लोग अब ग्लोबलाइज होंगे, हम लोग इम्पोर्ट भी करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम लोग ट्रेड को और बढ़ाएंगे अपना। उससे पहले क्या हो रहा था हम लोगों का, हम लोग 1991 से पहले जो चीज़ें कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि यार हम लोग अपनी कंट्री के अंदर ना अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर लेंगे, हम लोग बाहर वालों का सामान ना अपनी कंट्री पे आने नहीं देंगे। कोई बेचना चाहेगा, कुछ रिक्वायरमेंट होगी, जैसे नॉर्थ कोरिया भी क्या करता है, सब कुछ अपनी कंट्री के अंदर करने की कोशिश करता है, दैट इज़ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बाहर वालों के ऊपर, इम्पोर्ट के ऊपर बहुत हाई टैरिफ लगा रहता है, तो कोई वहाँ बेच नहीं पाता। पहली बात तो ट्रेड करते ही नहीं मोस्टली टाइम, तो हर की बहुत चीज़ों का करते हैं वो ट्रेड, बहुत मामूली सा। इंडिया में भी यही हुआ करता था, हम लोग क्या करते थे, इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया करते थे, ठीक है, जिसके कारण फॉरेन ट्रेड हमारा डिस्करेज होता था। अब वहीं पर आत्मनिर्भर भारत किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, ऐसी चीज़ों को और फर्दर रिफॉर्म करने में। हम लोगों ने 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, बहुत इंप्रूवमेंट किया है, आगे हम और फर्दर इंप्रूवमेंट करेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि हम लोग वापस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, हम अपने वाले करंट जो हम लोग थे ना उसके ऊपर फोकस करेंगे। डोमेस्टिक मार्केट को हम लोग बिल्कुल ही सूटेबल बनाएंगे, फॉरेन ट्रेड भी चलता रहेगा, हम इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाने वाले हैंगे, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो जब हमारे यहाँ पर अच्छा कंटेंट होगा, हमारे पर अच्छे गुड्स होंगे, सर्विसेज होंगी, तो नेचुरली हमारे खुद के लोगों को बाहर वालों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो डिमांड हम कम कर देंगे बाहर वालों की नेचुरली। लेकिन हम उनको ये नहीं बोलेंगे हमने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया, ये लगा दिया। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक रिवीजन में देना चाहता हूँ कि रिसेंटली इंडिया ने FDI पॉलिसी चेंज की थी। मैंने पिछले महीने की विजन की मंथली कंपाइलेशन में आपको समझाया भी था पूरा का पूरा टॉपिक। उसमें इंडिया ने क्या किया है, जो भी फॉरेन कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आती है ना इंडिया की किसी कंपनी के अंदर, कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है,
तो जो कंट्रीज़ इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, जैसे कि इधर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उधर चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन कंट्री के साथ इंडिया ने क्या लिमिट लगा दी कि आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंट्री में आएगी ना, जो भी आप पैसा हमारी कंट्री में करोगे, पहले तो क्या था कि वो एक्सेप्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान, बाकी सारी कंट्री से जो भी आता था वो डायरेक्ट का डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट से आता था। यानी कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता था कि भैया हमने इतना पैसा आपकी कंट्री में इन्वेस्ट किया है, वो भी अपने आप हो ही जाता था। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन आपको गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलर रूट से नहीं जाना पड़ता कि गवर्नमेंट आपकी पूरी जांच पड़ताल करेगी, आपकी कंपनी का बैकग्राउंड निकालेगी। अब इंडिया ने ये चीज़ कर दी है और ये किसको टारगेट रखते हुए किया है? चाइना को टारगेट रखते हुए किया है। तो इंडिया कहना चाह रहा है कि भैया ऐसे भी हम चीज़ें कर रहे हैं, एफडीआई पॉलिसी चीज़ हमने चेंज की है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत इज़ नॉट दैट थिंग। आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम लोग सेंट्रलाइज्ड नहीं होंगे। सेंट्रलाइज क्या था? इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। वो कहता है टॉप डाउन मॉडल था। आत्मनिर्भर भारत, अच्छा टॉप डाउन मॉडल से याद आता है, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का डिफरेंस आप समझते हो ना। नीति आयोग किसके ऊपर बेस्ड है? नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। प्लानिंग कमीशन किसके ऊपर बेस्ड था? टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो हम लोगों ने टॉप डाउन अप्रोच को नेग्लेक्ट कर दिया और हम लोग बॉटम अप अप्रोच लेके आए। आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए चलो, ये बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो आइडिया सेल्फ रिलायंस का है, इट इज़ नॉट अबाउट अ रिटर्न टू द एरा ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। वो बिल्कुल कहना चाह रहा है भैया आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं कि हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उस ज़माने को वापस ले आएंगे कि हम लोग बस अपना अपना रखेंगे, बाहर से नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत एसेंशियल हैं इस आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल सप्लाई चेन्स, सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, competing with the world and simultaneously helping the world। वो कहना चाह रहा है कि भैया एक्टिव पार्टिसिपेशन ये नहीं है कि यार हम तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमारा देश ऐसा, हमारा देश वैसा। पार्टिसिपेट सबको करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक स्लम्प जो था ना वो और गहरा हो गया है। इकॉनमी हमारी थोड़ी सी थरथरा रही थी, बट कोविड-19 ने उसको और ज़्यादा गहराई में डाल दिया है। तो हमको फिर से सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा। पहली चीज़, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, कि अपने यहाँ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को, एमएसएमईज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें वहाँ पे। ठीक है, फिर वो बात करना है कि एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है। ठीक है, नई लेबर मेथड, नए लेबर लॉज को डिफाइन करने की ज़रूरत है, हमको दोबारा से लेबर लॉज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कंपीटिंग विद द वर्ल्ड, और इसी चीज़ के अंदर हम लोग पूरे विश्व के साथ कम्पीट भी करेंगे। साइमल्टेनियसली हम लोग विश्व को कम्पीट करते हुए उनकी मदद भी करेंगे। इंडिया ने क्या किया था? हाइड्रोक्लोरोक्विन यूएस को भेजी थी ना। हमारे पास यहाँ पे बहुत हाई प्रोडक्शन होता है हाइड्रोक्लोरोक्विन का, क्लोरोक्सीन था, मैं वर्ड को मिस कर रहा हूँ, तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा अपने आप समझ जाइएगा कि थोड़ा हाइड्रोक्लोरोक्विन मेरे को हमेशा ही रहता है कन्फ्यूजन इसमें ना, तो HCQ बोल देते हैं। तो HCQ के मामले में इंडिया जो है बहुत हाई लेवल पे प्रोडक्शन करता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? इंडिया उसको बनाने के लिए जो API चाहिए होता है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, वो 70% तो इंडिया चाइना से इम्पोर्ट कर रहा होता है। तो इंडिया कह रहा है कि उसको भी कम करो, वहाँ से सेल्फ सफिशिएंसी बनाओ, अपने आप प्रोड्यूस करो, प्लस कॉम्पीट करो वर्ल्ड के साथ कि चाइना इतना प्रोड्यूस कर रहा है, हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचाओगे। दिस इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है रेजिलियंस। इसका मतलब होता है दिस रेजिलियंस रेफर्स टू द लेवरेजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ्स, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ नेशनल मिशन और मैन मेकिंग एज टर्म्ड बाय स्वामी विवेकानंद। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये वर्ड लिख दिया ना, इसको अलग से लिख लो, मैन मेकिंग इज टर्म्ड बाय स्वामी विवेकानंद, काम आएगा मेन्स आंसर में, नोट्स में लिख लो उसको अपने संभाल के अभी। डेवलपिंग दिस रेजिलियंस मे रिक्वायर एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज, जैसे कि एग्जांपल दिया है उसने, बताता हूँ मैं आपको। रेजिलियंस वर्ड का मतलब क्या है? देखो भैया, कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद पड़ गया। अब इस स्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लो। ठीक है, जैसे बहुत सारी जो IT फर्म्स थे, उन्होंने क्या किया, स्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया, ऑनलाइन कर दी सबकी जॉब, सबको घर बैठा के वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया मोस्टली लोगों का। ट्विटर ने तो पूरे साल के लिए बोल दिया, सारे के सारे वर्क फ्रॉम होम करो। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कुछ टाइम के लिए करेंगे लेकिन बाद में कर लेंगे। तो रेजिलियंस का मतलब होता है जैसी परिस्थिति है ना आपकी, आप उसके अनुकूल ढल जाओ। ठीक है, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो। आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ हमारी वीक थी, इसलिए हमारी इकोनॉमी थरथराई और आपको लॉकडाउन मजबूरन खोलना पड़ा। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लो, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लो, अपनी एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लो। सेंस ऑफ नेशनल मिशन, देश के प्रति एक देशभक्ति का भाव भी रहना चाहिए कि मेरा देश भी आगे बढ़े, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो। स्वामी विवेकानंद जी ने ये बताया था, मैन मेकिंग डेवलपिंग दिस रेजिलियंस मे रिक्वायर। अब इस तरह के रेजिलियंस को डेवलप करने के लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे इंस्टीट्यूशनल बैकअप। अब इंस्टीट्यूशनल बैकअप कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। एग्जाम्पल दिया है कि पहले क्या होता है ना, कुछ ग्लोबल टेंडर्स वगैरह की लिमिट हुआ करती थी, तो इन्होंने बोल दिया कि भैया 200 करोड़ तक का कोई ग्लोबल टेंडर होगा ना, वो हम फॉरेन वालों को नहीं देंगे। पहले तो बहुत कम हुआ करता था, तो वो कोई भी फॉरेन वाला आता था, टेंडर को लेके चला जाएगा। अब ठेका निकलता है ना टेंडर, तो कोई भी लेके चला जाएगा। अब इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा कि भैया जब 200 करोड़ तक का होगा ना, हम अपने MSME को ही देंगे।
ठीक है, हम फ़ॉरेन वालों को नहीं देंगे, ताकि हमारी एमएसएमई वालों के पास कुछ काम आए, उनको थोड़ा प्रोडक्शन करने को मिले, उनको सेल करने को मिले, मैन्युफैक्चर करे, मार्केटिंग करे, ठीक है, वहाँ से थोड़ा सा लिक्विडिटी का मूवमेंट होगा, तो ये फ़ायदे की चीज़ होगी। तो इस परिस्थिति के अनुकूल हम लोगों को ढलना पड़ा है। हम लोगों ने एक रूल में चेंज किया है, decentralized localism. It is about creating a system that takes prides in local brands, encourages local capacity building and indigenization. कहने का मतलब ये लोकल के लिए वोकल होना, ये टर्म भी यूज़ किया था प्रधानमंत्री जी ने। वो कहना चाह रहे लोकल ब्रांड्स को यूज़ करो। सेल फ़ोन के अंदर 70% हमारा मार्केट, 72% जो हमारा मार्केट है वो चाइनीज़ ब्रांड्स का है सेल फ़ोन में। ये रेडमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, वन प्लस हो गया, और न जाने क्या क्या ब्रांड्स हैं। तो वो कहने की ज़रूरत है कि अपने लोकल ब्रांड्स को यूज़ करो। हमारे यहाँ के फ़ोन्स कौन से, हमारे यहाँ के कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, HCL के कंप्यूटर्स हमारे यहाँ के बहुत होते हैं। हमारे यहाँ के प्रिंटर के कार्ट्रिज यूज़ करो, हमारे यहाँ के टायर्स को यूज़ करो, अपने लोकल को यूज़ करो। अपने यहाँ की कंपनीज़ के जो टी शर्ट मेकिंग कितनी कंपनीज होती है, अब नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, इनके शूज़ बाहर से आते हैं सारे के सारे। वो कह रहे हैं अपनी कंपनीज़ को यूज़ करो ना। हमारे यहाँ का बाटा भी तो होता है, हमारे यहाँ का एक्शन चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपना यूज़ करो, अपने वाले को एनकरेज करो, ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी कैपेसिटी बिल्ड हो। अब तेजस की बात करते हैं। तेजस हमारा एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA तेजस। वो कह रहे अब इंडिया को, जब से इंडिया ने बनाना स्टार्ट किया है तो इंडिया के पास ऑर्डर भी आने लगे बाकी कंट्रीज़ से, लेकिन उससे पहले कितना डिपेंडेंट थे, रशिया से कितने ले रखे थे हम लोगों ने, कुछ हम लोगों ने US से लिए हुए हैं। हमारा जो वो क्या कहते हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो 10 हम लोगों ने US से खरीद रखे हैं। तो हम अगर अपना बनाते, अगर हमारे पास LCA तेजस पहले आ जाता, तो क्या हमको रफाल की डील करनी पड़ती? नहीं करनी पड़ती। इंडिजनाइजेशन, अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करो। एग्जाम्पल दिया है, स्क्रैपिंग ऑफ द ECA APMC सिस्टम विच एनेबल्ड लोकलाइज डिसीजन मेकिंग ऑफ फार्मर्स इवन एज दे कैन पार्टिसिपेट इन नेशनल कॉमन मार्केट। ECA की बात करते हैं, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो उसमें क्या होता था ना, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर जब भी किसी फूड ग्रेन वगैरह की कमी पड़ती थी ना, तो उसका प्राइस ऊपर बढ़ जाते थे। तो लोग क्या करते थे, जो ये ठेकेदार दुकानदार होते थे ना, इनको इकट्ठा कर इनका स्टॉक इकट्ठा कर लेते थे कि जितना जब प्राइस हाई हो जाएगा ना तब इनको बेच देंगे। तो सरकार इस लॉ को लेके आई थी, उसके तहत क्या करती है कि इनकी लिमिट सेट कर देती है, आपके पास इतना, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं मिलना चाहिए। यानी कि मान लो कर दिया कि भाई 100 क्विंटल से ऊपर आपके पास इकट्ठा नहीं मिलना चाहिए, फिर रेड वगैरह पड़ती है। तो जिसके पास 100 क्विंटल से ऊपर मिल गया उनको पनिशमेंट मिलती है। कि सरकार ने ऐसे कुछ लॉस के अंदर थोड़ी सी ढील दे दी है। APMC की मार्केट की बात करते हैं तो सरकार ने उनको बोल दिया कि भाई पहले फार्मर्स के लिए बड़ा फिक्स होता था कि जो भी उनकी लोकल मंडीज थी वहीं जाके उनको बेचना होता था। अब सरकार इसके अंदर थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, थोड़े से इन लॉस को ढीला कर रही है, ताकि फार्मर वगैरह को थोड़ी सी और छूट मिले, थोड़ी इसमें और इन्वेस्टमेंट आने की बात हो। सिस्टम ऑफ सोशल ट्रस्ट, यानी कि समाज का भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ही देश को कोसना इज़ नॉट द राइट आइडिया। चाइना को लेकर अपने ही देश, अपने ही लोग अपनी आर्मी को कोस रहे हैं, इज़ नॉट राइट आइडिया। अपनी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बिलीव करो, अपने प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर बिलीव करो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ऊपर बिलीव करो, ठीक है। हमारे यहाँ का कितना कुछ, हमारे यहाँ का वो जो चलता है खादी वाला कॉन्सेप्ट, इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, लेकिन हम लोग फिर भी जाना चाहते हैं नाइकी के लिए, रीबॉक के लिए, एडिडास के लिए। सो कहना चाह रहा है कि अपने ही एंटिटीज़ के ऊपर सोशल ट्रस्ट रखो, सेल्फ रिलायंट बनो अपनी चीज़ों के ऊपर। अब वो कहना चाह रहा है कि भैया आत्मनिर्भर इंपॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है, इकोनॉमिक की रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट इकॉनमीज़ हैं पहले उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सी इकॉनमी है? US की। सेकंड के ऊपर किसकी इकॉनमी है? चाइना की। थर्ड के ऊपर जापान, फोर्थ के ऊपर जर्मनी, फिफ्थ के ऊपर इंडिया है। US का जो इकॉनमी है ना वो कितनी पता है आपको? $21 ट्रिलियन US। चाइना की कितनी है? 14। जापान की कितनी है? 5.15। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ। US, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया। US की कितनी है? 21 ट्रिलियन। ठीक है, अगर यार मिट गया, सॉरी, मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको। US, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया। इंडिया के नीचे आता है UK। तो US की पड़ती है हमको 21 ट्रिलियन US। चाइना की पड़ती है 14 समथिंग, जापान की पड़ती है 5 समथिंग, जर्मनी की पड़ती है 3.8 समथिंग, इंडिया की पड़ती है हमको 3 मान के चलो, 2.9 है, 3 मान के चलो, और UK की पड़ती है हमको वही 2.8। इंडिया से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे UK है। तो UK कभी भी हमसे ऊपर हो सकता है वैसे। तो वो कहने की बात है कि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी चल ज़रूरी है, लेकिन स्टिल हमारी इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम आई थी, तो उसको रिकवर करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे टाइम के ऊपर आत्मनिर्भर भारत बनने वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशली कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक हमको फॉल आउट हुआ था, इस टाइम पर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ अगर अच्छे से निकल के आती हैं, अच्छे से प्रोडक्शन करती हैं, तो हम लोग अपनी इकोनॉमी को बहुत फास्टली रिकवर कर लेंगे। सप्लाई चेन फ्रेजिलिटी वर्ड का मतलब होता है, फ्रेजिलिटी का मतलब होता है दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन। कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नाउ लुकिंग एट बूस्टिंग डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़। हर एक कंट्री ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि हम अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट कर लेते हैं, यानी कि अपने घर के अंदर अपनी ही कंट्रीज़, अपनी कंपनीज़ का जो प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि हर कंपनी के अंदर इकोनॉमिक स्लम्प आया है। IMF ने आई थिंक मार्च अप्रैल के बिल्कुल स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दिया था कि ये तो एक बहुत बड़ा रिसेशन आ गया है। फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए थे उसके बाद ही सबसे बड़ा रिसेशन अभी आया है।
तो ऐसे टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने सारे के सारे सप्लाई चेन्स को दोबारा से रिनोवेट करें, अपनी कंट्री के अंदर उनको एक्टिवेट करें, स्ट्रॉन्ग करें. Emergence and of developmental gaps. Continuous dependence on external sector for a long time creates developmental gaps in an economy. For example, technological dependence on imports has negatively affected the level of indigenous innovation and research and development. इसरो की बात कर लो, ठीक है, इसरो के अलावा और किस चीज़ की बात कर सकते हो, डिफेंस सेक्टर की बात कर लो. इतने समय से हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है. वो यही कहना चाह रहा है. एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर जब इतने लंबे समय से डिपेंडेंस होती है ना, तो हम अपना रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन जो है ना उसको भूल जाते हैं, उस पर काम कर ही नहीं पाते. इसरो के ऊपर हो गया, डिफेंस के ऊपर हो गया, DRDO की भी बात करते हैं, अपने आप में ये सक्षम है देखने को, लेकिन क्या इनका अपना एफर्ट रिक्वायर्ड एफर्ट के बराबर है? नासा हमारे से 50 साल आगे की बात करता है कि उन्होंने इतने मिशंस भेज दिए मून के ऊपर, हमारा आज तक एक इंसान को हम नहीं भेज पाए अपनी कंट्री से. हमारी कंट्री से एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, लेकिन वो हमारे स्पेसशिप में नहीं गए, दूसरे स्पेसशिप्स में गए थे. तो हमको अपने एक्सटर्नल फैक्टर को, सेक्टर को की डिपेंडेंस को कम करके अपने रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है. Health and economic security. Fallout of COVID-19 has showcased how dependence in any such as raw material, labor, etc. can precipitate into a security crisis. जैसे कि वो बोलना चाह रहा है, जो PPE की बात कर रहा है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसके कारण एक क्राइसिस सिचुएशन आ गई थी इंडिया के अंदर, स्पेशली स्टार्टिंग के टाइम में. तो इंडिया को बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ा, वेंटिलेटर इंपोर्ट करने पड़े थे. हमारे पास हाइड्रोक्लोरोक्विन, अरे यार HCQ की जो टैबलेट्स थी ना, वो तो बहुत थी हमारे पास, लेकिन उसको बनाने के लिए API कम पड़ गया था, है कि नहीं. तो हमको डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी? चाइना के ऊपर थी. हमारी 70% वहाँ से लेते हैं हम लोग ये API, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है. वहीं पर हमारे PPE बहुत कम पड़ गए थे. ये जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होते हैं, जो सूट पहनते हैं डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है, वेंटिलेटर्स हमारे कम पड़ गए थे. तो कहने की बात है कि हेल्थ जैसे सेक्टर जो हो गए ना, और सिक्योरिटी, सेफ्टी की बात हो गई है कि इनको तो इतना स्टेबल बना के रखने की ज़रूरत है हमको. और कब होगा? आत्मनिर्भर भारत बनने से, सेल्फ रिलायंट बनने से, खुद प्रोड्यूस करने से. जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस की बात करते हैं. हाई डिपेंडेंस ऑन द अदर कंट्रीज फॉर रिसोर्सेज अफेक्ट द जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग ऑफ द कंट्री इन दैट रीजन. एग्जांपल, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन चाइना फॉर API. एग्जांपल वही है जियोपॉलिटिकल. अब इंडिया किसके ऊपर डिपेंड करता है API के लिए? मैं कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, क्योंकि बहुत बड़ी शर्मनाक चीज़ हो गई थी हमारे लिए बीच में कि हम लोग HCQ तो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए API कहाँ से ले रहे हैं? चाइना से ले रहे हैं. अब चाइना जब तक API नहीं भेजेगा, तब तक हम लोग HCQ वो कहते हैं प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आगे भेज नहीं पाएंगे. सो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखने की बात है. तो इसलिए आत्मनिर्भर अभियान ज़रूरी है. हाउ डू वी बिकम आत्मनिर्भर? अब हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? तो एक स्ट्रेटजी बनाई गई है, उसके हिसाब से चलते हैं. प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था कि जो 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस है ना, इससे हम लोग 4 चीज़ों को बहुत मेजरली एड्रेस करेंगे. लैंड, लेबर, लिक्विडिटी लॉज. नोट करके लिख लो भाई साहब, पता नहीं किस क्वेश्चन में कहाँ यूज़ कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. प्राइम मिनिस्टर कोई बात को ऐसे बोल देते हैं ना नेशन वाइड, और पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ है, वो हर एक शब्द आपके आंसर के अंदर आपको आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा दिलवाने वाला है, अगर आप लिख पा रहे हो तो. फिर उन्होंने 5 पिलर्स के बारे में बात की है. पहला पिलर इकोनॉमी का है. क्वांटम जंप लेंगे हम, इंक्रीमेंटल जंप नहीं लेंगे. इंक्रीमेंटल जंप का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए, फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि ठीक है, कब 5 साल होंगे, कब 10 साल होंगे, कब 20 साल होंगे, तब धीरे धीरे चलेंगे. ही सेड क्वांटम जंप, डायरेक्ट जंप लो. अभी टारगेट हमारा क्या है? 2025 तक कितने ट्रिलियन इकोनॉमी का? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का. अभी क्या चल रहा है? 2.9 ट्रिलियन चल रहा है. तो हमको क्वांटम जंप लेने की ज़रूरत है. सडनली एक बड़ा हाई जंप लेना चाहिए. हम लोगों ने 2022 तक ये DFI का टारगेट है, डबलिंग फार्मर्स इनकम का, तो वो उसके लिए ईजिली हो जाएगा क्या? नहीं होगा. क्वांटम जंप लेना पड़ेगा. तो इकोनॉमी पहला पिलर है. सेकंड पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर है. आप लोगों को पता होगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात चल रही थी. पिछले मंथ की जो इकोनॉमी पढ़ोगे ना, विजन की ही मंथली कंपाइलेशन पिछले मंथ की, मैंने उसमें पूरा का पूरा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बहुत अच्छे से समझा रखा है. देखना उसको, प्लेलिस्ट है, पिछले मंथ की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें इकोनॉमी में जाकर देखो. पहला ही टॉपिक था, कितना अच्छे से समझा रखा है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं. प्लस रिसेंटली दिल्ली के अंदर जो विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, इतने लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं. पूरा का पूरा ये पार्लियामेंट नया बनेगा, पूरा का पूरा नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, हर चीज़ नई बनेगी यहाँ पर. तीसरा पिलर है हमारा सिस्टम. एक स्पेशल रेफरेंस हैज़ बीन मेड टू टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज एज पार्ट ऑफ द सिस्टम. फोर्थ पिलर हमारी डेमोग्राफी है. फिफ्थ पिलर हमारी डिमांड है. से और सिस्टम की बात करें तो उसमें सब कुछ आ जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, पॉलिसिंग वगैरह आ गई, और पब्लिक ये इकोनॉमी भी उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट बन के आ जाती है. फोर्थ पार्ट हमारा पिलर है डेमोग्राफी. डेमोग्राफी का मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स कितने लोग हैं, कौन से किस टाइप के लोग हैं, कितने मेल कितने फीमेल, कौन से रीजन में कितने लोग रह रहे हैं, कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डेंसिटी पॉपुलेशन है. ये भी हमारा पिलर है. ठीक है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पर लेबर ज़्यादा होनी चाहिए. अब कितनी सारी लेबर है जो माइग्रेट करती है एक जगह दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए काम नहीं है.
तो इसको काम करवाना पड़ेगा, उनको इतना आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, उनको एग्रीकल्चर में लगाओ, उनको वहीं पर इंडस्ट्री सेटअप करवाओ। वाई डू दे हैव टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू सम अनदर स्टेट? कितनी शर्मनाक थी, कितनी इंसल्ट हुई इंडिया की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि हम अपने माइग्रेंट लेबर हमारे कितने मर रहे थे रास्ते भर में, घर जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। सो मच ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल। तो इन सब पे काम करने की ज़रूरत है, डिमांड की काम करने की बहुत ज़रूरत है हमारी। हम कितना प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही हम डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। अब चाइना को देखो ना अगर आप, तो चाइना एक्सपोर्ट इकोनॉमी की बात करता है। चाइना जितना प्रोड्यूस करता है ना, वो अपनी कंट्री में इतना यूज़ नहीं करता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं, अपने कंट्री से रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए एक्सपोर्ट करता है। तो चाइना के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, जितना प्रोड्यूस करते हैं ना, उसका मेजर जो कंटेंट होता है ना, वो हम इंडिया में ही कंज्यूम कर लेते हैं। डोमेस्टिक कंजम्पशन ही हमारा इतना ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि दिस पैकेज हैज़ ट्राइड टू एड्रेस ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन डिफरेंट पार्ट, जैसे कि बिजनेसेस को इंक्लूडिंग एमएससीज, पुअर इंक्लूडिंग माइग्रेंट फार्मर, एग्रीकल्चर, न्यू होराइजन्स ऑफ ग्रोथ। होराइजन्स का मतलब पता क्या होता है आपको? आप एक लैंड देखते हो ना, ज़मीन देखते हो, ज़मीन के ऊपर जो ऐसे आसमान टच हो रहा होता है ना, उसको क्षितिज बोलते हैं। इस पार्ट को आप कहीं पर भी खड़े होकर देखते हो, जहाँ पर आपको आसमान धरती से मिलता हुआ दिखाई देता है ना, उसको क्षितिज बोलते हैं, उसको होराइजन बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि अब जब क्षितिज क्या चीज़ होती है, आप जितना उसके पास जाओगे उतना दूर चला जाता है ना वो, तो वही कहने की ज़रूरत है। कह रहे ग्रोथ का जो क्षितिज है ना, उसको हमें और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है और नई क्षितिज डेवलप करने की ज़रूरत है ग्रोथ के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड इनेबलर्स, गवर्नमेंट को एक रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का रिफॉर्म आया है, लेबर लॉज का भी रिफॉर्म आया है, सिटीजनशिप का भी रिफॉर्म आया है, और भी बहुत सारी चीज़ें आनी थी अभी। तो ऐसे और मेजर हमको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो कि स्पेशली इकोनॉमी को लेकर हों। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने इसरो के जो साइट्स थी, वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ को उनको यूज़ करने की परमिशन दे दी है। कि हालांकि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन अगर रखता हूँ तो ये कोई रिलीफ पैकेज का पार्ट नहीं है, इसका रिजल्ट कई सालों बाद आएगा। ये तो नॉर्मल एनुअल बजट का पार्ट होना चाहिए था। ये चीज़ें हमको लाने की ज़रूरत है। तो सरकार एक रेगुलेटर की तरह काम ज़्यादा करती है, तो इट्स मोर देन अ रेगुलेटर, इट शुड वर्क एज एन इनेबलर। ठीक है, जांच पड़ताल ज़्यादा करती है, काम करने की परमिशन कम देती है। कि चाइना का एक टॉपिक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था चाइना डिस्प्यूट के बारे में, उसमें मैंने आपको यही समझाया था ना, चाइना के वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर इतनी सारी लिमिटेशंस नहीं होती है बिजनेसेस के कारण। इंडिया में बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, लंबे लंबे रिव्यू प्रोसेस होते हैं, लंबी लंबी वो एग्रीमेंट लेके चलने पड़ते हैं, पता नहीं कितने दिनों बाद अप्रूवल निकल के आता है। ये चीज़ों को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। This package has also highlighted the importance of preferring local products. In the light of this, citizens are used to vocal about their local products and have the local products become global. ये मैंने आपको बता दी, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत। हमारी जो कुल्हड़ वाली चाय होती है, अब कुल्हड़ वाली चाय सबको पसंद है, मतलब धरती पे एक इंसान बता दो इंडिया में रहने वाले, इसने कुल्हड़ वाली चाय कभी पी ली हो और उसके बाद उसको पसंद ना आई हो। आई एम समबडी हु पर्सनली डजेंट लाइक टू हैव टी, बट आप मुझे कुल्हड़ वाली चाय ला के दे दोगे ना, मेरे को बहुत पसंद है। तो क्या ये एमएसएमई सेक्टर का पार्ट नहीं बनता है? क्या ये एक लोअर एग्रीकल्चर लेवल का पार्ट नहीं बनता है? तो if we become vocal about this local thing, can't we change a bigger portion of the Indian economy? Yes we can, but we have to be vocal about this thing. खादी हमारा इतनी क्वालिटी की चीज़ होती है ना, you people should go and try खादी clothes. They are much much better than all those highly branded clothes. But we need to be local about these things, vocal about the local. फिर वो कहना चाह रहा है कि इस पैकेज के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी है, बिल्कुल होना भी चाहिए। पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ना खर्चा कम किया है। देखो ये बहुत समझने की बात है। गवर्नमेंट ने जो पूरा का पूरा पैकेज लेके आया ना, इसमें गवर्नमेंट एक्चुअली में खर्चा कितना कर रही है? एक्चुअल में खर्चा बहुत कम होने वाला है, कुछ 2 लाख करोड़ के आसपास सरकार को खर्च करना पड़ेगा। बाकी सारा किस चीज़ में? बाकी सारा का सारा लोन के थ्रू है। तो सरकार ने अश्योरिटी क्या दी है? मान लो कि एक कंपनी वाला है, वो जाके लोन लेता है बैंक से, वो कहता है कि भैया मुझको तो मान लो 30 लाख का लोन चाहिए, 3 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, उसने 3 करोड़ का लोन ले लिया, कल को उसका बिजनेस फेल हो गया लोन का, तो अगर वो पैसे रीपे नहीं कर पाया तो वो जो पैसा होगा ना वो फिर सरकार देगी। सरकार ने उस चीज़ को स्टिमुलस पैकेज का नाम दिया है। वो सरकार आपकी मदद कर रही है कि आपका बिजनेस फेल हो गया था कोविड-19 के उसी आउटकम के बाद, अगर उसका बिजनेस फेल नहीं हो तो सरकार को पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो सरकार को स्टार्टिंग में कितना पैसा देना पड़ेगा? अप्रॉक्स 1% के आसपास जाएगा पूरे पैकेज का, विच मेक्स इट अप्रॉक्स 2 करोड़, 2 कुछ, आई थिंक 1% तो बहुत कम बता रखा है, लेकिन अमाउंट की मैं बताता हूँ 2 लाख करोड़ के आसपास का जो सरकार को इन कैश देना पड़ा है, बहुत सारी जन धन योजना के तहत और ये मनरेगा वगैरह के तहत जो देना पड़ा है, तो इतना ही पड़ेगा। ये बात इसलिए इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपने लिक्विडिटी तो बहुत कम दे दी हैगी और आपने लोन वगैरह के थ्रू ज़्यादा दी, इसमें आपको खर्चा तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है।
खर्चा नहीं कर, अच्छा इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, खर्चा क्यों नहीं कर रही सरकार। मैं अगर पर्सनल रिव्यू दूंगा तो समझने की बात है, सीधी सी बात है, लॉजिकल बात है। सरकार के पास रेवेन्यू भी तो कम हो गया है ना, पूरी की पूरी इकॉनमी बंद होगी तो रेवेन्यू तो आया नहीं सरकार के पास। सरकार खर्चा कहाँ से करेगी। सरकार ने ये बोला है कि ठीक है आप लोन लो, इकॉनमी को दोबारा साइकिल, इकॉनमी के साइकिल को स्टार्ट करते हैं, पैसा आएगा, आपके पास भी पैसा बनेगा, हमारे पास रेवेन्यू भी बनेगा, फिर ज़रूरत होगी लोन की तो हम वहाँ रेवेन्यू में से दे देंगे। तो ये एक बहुत सोची समझी बात होती है, इसमें कुछ क्रिटिसिज्म मुझे तो लगता नहीं करना चाहिए, बट स्टिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। लैक ऑफ इमीडिएट सपोर्ट, हर एक चीज़ के अंदर, हर एक जो आपने रिलीफ पैकेज दिया है उसमें इमीडिएट सपोर्ट नहीं है, यानी कि तुरंत राहत वाली चीज़ नहीं है। लंबा समय लगेगा, लोन लेने में समय लगेगा, लोन को इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा, वहाँ से प्रोडक्शन का रिजल्ट आने में समय लगेगा। तो ये क्रिटिसिज्म है। एक्सक्लूजन ऑफ सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, अब बात तो की जा रही है कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर देंगे 2022 तक, लेकिन कोई भी रिलीफ पैकेज के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है। आपने एपीएमसी और ईसी के अंदर थोड़ी सी छूट दे दी है, लेकिन वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है। आपने थोड़ी सी राहत दी है छोटी सी, उसको पूरे के पूरे को रिफॉर्म कीजिए। आपने बहुत सारे पोर्टल्स क्रिएट कर दिए रिलीफ पैकेज के दौरान, किसानों की सेल वगैरह के लिए, किसानों को बीज वगैरह के लिए, लेकिन स्ट्रक्चर में रिफॉर्म नहीं है वो अभी भी। वो थोड़े से टाइम के लिए छोटी सी राहत आपने दी है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे। वे फॉरवर्ड के अंदर तो बस ये सिंपल सी बात होती है कि इस तरीके के प्रोग्राम को इनेबल करने के लिए बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर ये होगा, लॉन्ग टर्म मेजर्स होंगे, सब्सिडीज़ वगैरह देनी पड़ेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट के अंदर, विच इज़ इम्पेरेटिव टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अनाउंस्ड बाय द पैकेज। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, मैंने बहुत डीपली समझाने की कोशिश की है। थोड़ा सा बताना रिव्यू के अंदर हाउ वाज इट, आपको समझ में आया कि नहीं आया। 3.2 स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट। देखो सरकार का जो उधार होता है ना, जो भी सरकार कर्जा लेती है, सरकार अपने देश से लेती है, किसी बैंक से लेती है, किसी बाहर से लेती है, उसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और ये 9th एडिशन है इस रिपोर्ट का। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन मिले भी नहीं, और एक्चुअली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना डायरेक्ट मेंस में नहीं आएगा, इसमें आपको प्रीलिम स्पेसिफिक कंटेंट निकालना पड़ेगा। मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, और जितना इसमें गिवन है ना उसमें हम लोग सब कुछ इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। इतना डीप में यूपीएससी जाता नहीं है, यूपीएससी डीप में जाता ज़रूर है बट इतना डीप में भी नहीं जाता है। ठीक है ना, इट्स लाइक हमको इंडियन ओशन की डेप्थ तक मेंटेन करना है, हमको मरियाना ट्रेंच की डेप्थ तक नहीं जाना है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, हमारा टाइम वेस्ट होगा। बट स्टिल, और विजन की खैर ये खासियत है कि विजन काफ़ी डेप्थ तक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ना वो हम ज़रूर देखेंगे। इस टॉपिक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी वो एक तो आपको ये वाला बॉक्स समझना होगा, मैं आपको समझाता चलूँगा। ठीक है, बॉक्स को समझाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। फिर यहाँ पर कुछ रिसेंट में ट्रेंड्स दिखाएं कि सरकार का कितना कर्ज था, कौन से साल के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, एक्सटर्नल डेप्ट बाहर की कंट्री से जो लिया था वो था। फिर एक गवर्नमेंट का जो डेट, सरकार का जो ये कर्ज होता है ना, इसको मैनेज करने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बीच में बोल देता हूँ, जस्ट इन केस आपको थोड़ा सा ड्रिजलिंग साउंड सुनाई दे, तो आई एम सिटिंग क्लोज टू द विंडो और बाहर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, बट अगर आए तो जस्ट आई थिंक एन्जॉय कर लेना, बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू क्लोज द विंडो, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीन आउटसाइड। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजिंग गवर्नमेंट डेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसी के रिगार्डिंग, बेसिकली वो सारे के सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के स्टेटस को प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, जो भी उनको डेट, जो भी उनका कर्ज और उधार है उसको मैनेज करने के लिए, तो किस तरह के सरकार को स्टेप्स उठाने चाहिए और किस तरह के सरकार ने स्टेप्स उठा लिए हैं। इसके नीचे जो ये बॉक्स होगा ना, ये हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा डेटा दे रखा है इन्होंने, और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर उन्होंने इंडिया की परफॉर्मेंस बताई हुई है कि इंडिया अपने डेट मैनेजमेंट को लेकर, डेट की सस्टेनेबिलिटी को लेकर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो राज्य सरकारें हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। तो ध्यान रहे, आप हम लोगों को इसमें ज़्यादा डेप्थ में मैं नहीं जंप करूँगा, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें जो मेन होंगी, जो आपको प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगी याद रखनी, वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं आपको कंसोलिडेटेड फंड बता देता हूँ, मैं आपको पब्लिक अकाउंट बता देता हूँ। ये टाइप्स ऑफ फंड्स जो है ना, इसका आप लोग, मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट मत लेना, एक पेपर के ऊपर इसी टेबल को बना के छोटा सा ही है, इसको अपनी टेबल के सामने पेस्ट कर लो, क्योंकि ये आपको पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी में बार बार दिखाई देगा। तो आपको हर बार ये चीज़ एकदम से सडनली क्लिक करनी चाहिए कि कौन से टाइप के फ़ंड होते हैं। 3 टाइप के फ़ंड होते हैं इंडिया के अंदर, कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक कंटिजेंसी फंड होता है, एक पब्लिक अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अब तीनों के अंदर इनकम कहाँ से आती हैगी। कंसोलिडेटेड के अंदर जो इनकम आती है वो आती है जो भी हमारा टैक्स लगता है, जो भी हमारे नॉन टैक्स रिवेन्यूज़ होते हैं वहाँ सबसे आती है। कंटिजेंसी का ना फिक्स्ड होता है, यानी कि 500 करोड़, इसको हम लोग इमरजेंसी अकाउंट भी बोलते हैं।
ठीक है। और जो पब्लिक अकाउंट होता है, पब्लिक के अंदर जो भी पब्लिक का मनी होता है अदर देन कंसोलिडेटेड फंड, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अलावा जो भी पैसा आ रहा होता है वो सारा का सारा हमारा पब्लिक अकाउंट में होता है, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर, कोई भी खर्चा करना होता है, ऑल एक्सपेंडिचर, सारे के सारे जो खर्चे होते हैं वो हमारे इससे जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है। और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर यानी कि इमरजेंसी के टाइम पर अगर कभी कंसोलिडेटेड से पैसा कम पड़ गया, पब्लिक अकाउंट से भी कम पड़ गया, तो हम लोग इन 500 करोड़ को कंटीजेंसी फंड से यूज़ करते हैं। वहीं पर जब पब्लिक अकाउंट की बात करते हैं तो पब्लिक मनी अदर देन दोज अंडर कंसोलिडेटेड फंड, इस एक्सपेंडिचर के अलावा जो भी कोई खर्चा करना होता है हम लोगों को वो सारा का सारा हम पब्लिक अकाउंट से करते हैं। तो क्या कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है? हाँ, कंसोलिडेटेड से निकालने के लिए चाहिए होती है परमिशन, पब्लिक अकाउंट से निकालने के लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए होती। और कंटिजेंसी के अंदर आपको पहले क्योंकि इमरजेंसी का है तो इमरजेंसी में आप परमिशन का वेट नहीं करोगे, आप पहले उसको यूज़ कर लो, बाद में आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 266 क्लोज 1 में कंसोलिडेटेड आता है, 266 क्लोज 2 में पब्लिक आता है और 267 क्लोज 1 में कंटिजेंसी आता है। जो कंटिजेंसी होता है ना, इसको हम लोग प्रेसिडेंट्स अकाउंट भी बोल सकते हैं, इमरजेंसी अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 500 करोड़ रुपए प्रेसिडेंट के पास होते हैं और ये जो फाइनेंस के जो सेक्रेटरी होते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी, उनके अंडर ही होते हैं, तो उनके सिग्नेटरी से आप ये पैसा ले सकते हो। ये आपको जानना ज़रूरी था क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। तो अब आपको पता चल गया पब्लिक अकाउंट्स क्या हैं, कौन सा कंसोलिडेटेड फंड है। अब हम लोग जब गवर्नमेंट डेट की बात करेंगे आपको सडनली सब कुछ क्लिक करने लगेगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डेट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उधार होता है, ठीक है, उसमें क्या कुछ होता है। पहला तो होता है पब्लिक का उधार, दूसरा होता है बाकी लायबिलिटीज़ होती हैं। पब्लिक का जो उधार होता है ना, उसके अंदर सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलते हैं, ठीक है। और अदर लाइबिलिटीज़ में हमारी जो लाइबिलिटीज़ जो पब्लिक अकाउंट के अंदर होती हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेट के प्रोविडेंट फंड हो गए, रिजर्व के फंड हो गए, डिपॉजिट्स हो गए और बाकी अकाउंट्स हो गए, इन सब की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं पब्लिक डेट की तो उसमें दो तरह के डेट होते हैं। एक होता है इंटरनल का मतलब अपनी कंट्री के अंदर विद इन, एक होता है एक्सटर्नल यानी कि अपनी कंट्री से बाहर अगर आपने किसी से कोई उधार लिया है, पैसा लिया है, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो परमिशन मिलती है वो मिलती है आर्टिकल 292 से, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एक्सटर्नल डेट का, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 292। अच्छा, मैं यहाँ से एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंडिया का फॉरेन रिजर्व सडनली अभी रिसेंटली बढ़ा है, तो वो कितना परसेंटेज इंप्रूवमेंट है उसका 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म से अब तक का? आप ये तो बता देंगे कितना बढ़ गया है, पर मुझे ये बताइए कितना परसेंटेज इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि ये सवाल एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। एग्जैक्टली आपका नहीं, कुछ सालों पहले पूछा गया था, तो परसेंटेज की फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आज की डेट में अभी रिसेंट जो अपडेट आया था उसमें कितना परसेंटेज हो चुका है अभी तक। जब हम बात करते हैं इंटरनल डेट की तो एक होता है मार्केटेबल डेट, दूसरा होता है नॉन मार्केटेबल डेट। मार्केटेबल डेट के अंदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं जो कि ऑक्शनिंग के थ्रू, ठीक है, नीलामी होती है उसके तहत किए जाते हैं। नॉन मार्केटेबल के अंदर जो इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स होते हैं जिनको 14 डे ITB भी बोलते हैं, वो इशू किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, UTO की होती है पुडुचेरी और जो भी सिलेक्टेड सेंट्रल बैंक्स होते हैं उन सब के लिए, ठीक है। और स्पेशल सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, एग्जिम बैंक को सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा, जो भी हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, एट्सेट्रा। ये आपको बेसिक समझना था, इसमें इतना गहराई, देखो मैं फिर बता रहा हूँ ये टॉपिक बहुत टेक्निकल जाएगा, इस टॉपिक को इतना टेक्निकल में जाने की ज़रूरत नहीं अनटिल और अनलेस आपका इकोनॉमिक जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आप इसको पढ़िएगा गहराई से जाके। लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसको ऊपर से देखते हुए चलिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाते हुए चलिए। मोर इन द न्यूज़, और न्यूज़ में क्या कुछ था, जो स्टेटस पेपर है वो एनालाइज क्या करता है, कन्वेंशनल इंडिकेटर्स डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए कौन से इंडिकेटर के ऊपर बेस करके आप ये स्टेटस रिपोर्ट बनाते हो। हर एक रिपोर्ट जो होती है, यूनाइटेड नेशन की कोई रिपोर्ट आ रही है, वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, या फिर IMF की रिपोर्ट आई है, या फिर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई, हर एक के अपने कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। उन इंडिकेटर्स के अंदर तो उसी तरीके से इस स्टेटस पेपर की, ये भी एक रिपोर्ट ही है ना टाइप की, स्टेटस पेपर जो है ये करंटली हमारा क्या स्टेटस चल रहा है, तो उसके अंदर कुछ उन्होंने बोला कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कन्वेंशनल इंडिकेटर, जैसे कि डेट GDP का रेशियो बताते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट टू रिवेन्यू रिसीट्स होता है, शेयर्स ऑफ शॉर्ट टर्म डेट यानी कि छोटे टाइम के जो डेट लिए थे, एक्सटर्नल डेट बाहर की कंट्रीज़ के साथ जो डेट लिए थे, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, वो वाले बॉन्ड्स जिनका जो फ्लोटिंग है, जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता रहता है, इन टोटल डेट पूरे के पूरे कर्जे के अंदर, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स होते हैं। उन्होंने ये कुछ बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, ये सारे के सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स का सेक्शन है ना, इसमें सबके बारे में बात करेंगे, ऊपर से जानेंगे, इतना गहराई में जाएंगे नहीं।
ठीक है। इट कंटेन्स डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। इस स्टेटस पेपर के अंदर इन्होंने ये भी बताया है कि भैया 2019-20 और 2021-20 का जो ईयर होगा उसमें सरकार जो भी पैसा लेने वाली होगी उस पूरे बोरोइंग के लिए एक डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताई गई है। ठीक है, किस में बताई गई है? इसी प्लान के अंदर, ये जो स्टेटस पेपर रिलीज़ किया है ना, इसी स्टेटस पेपर के अंदर मेंशन्ड है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीएमएस, ये जो डीएमएस हम सेटल करेंगे, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ये इंश्योर करेगी कि जो गवर्नमेंट की जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और जो भी पेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं उन सबको कम से कम पॉसिबल कॉस्ट के ऊपर कंसिस्टेंट विद प्रूडेंट डिग्री ऑफ रिस्क, यानी कि सरकार के पास नुकसान का रिस्क, जो नुकसान उठाने वाली चीज़ है वो सबसे कम हो। सरकार को ऐसी जगह से कुछ लोन्स लेने पड़े जहाँ पर सबसे कम, जहाँ पर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हो, यानी कि जो मेच्योरिटी पीरियड है वो लंबा हो, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम हो और रिस्क फ्री हो, ताकि सरकार के साथ ऐसा ना हो कि यार सरकार को फाइनेंशियल लॉस ही हो जाए। ये सब किस चीज़ में है? ये सब उस डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेटजी आप एग्जामिनेशन की यूपीएससी की स्ट्रेटजी बनाते हो ना, इसलिए तो बनाते हो आपका टाइम कम वेस्ट हो, मोस्ट यूटिलाइजेशन आप करो, ठीक है, सबसे एफिशिएंट रिसोर्सेज बुक्स का आप यूज़ करो, सबसे एफिशिएंट वीडियो ट्यूटोरियल्स का आप यूज़ करो। उसी तरीके से सरकार के कर्ज को, जो भी कर्जा है, सरकार का जो भी उधार है, उन सबको मैनेज करने के लिए डीएमएस बनाया गया है। अब हम आगे देख लें एक बार। तो ये बात करें रिसेंटली कुछ ट्रेंड था सरकार के कर्ज के अंदर, तो 2017-18 का, 2018-19 का, इसमें कुछ परसेंटेजेस चेंज बताया है और किस किस में डिक्रीज़ हुआ है, किस किस में इंक्रीज़ हुआ है। इसमें आपको ना सारे के सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद करने वाले जो चार जो आपको फिगर याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। पब्लिक डेट याद रखना, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट और जनरल गवर्नमेंट डेट, GGD, ये क्योंकि ये तो ओवरऑल वाला होता है। ये वाला जो होता है ना स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का होता है। तो पहले नीचे से आपको बताता हूँ। ओवरऑल जो हुआ है ना वो डिक्रीज़ हुआ है, कितना? 0.1%। ये आपको सच में याद रखने की ज़रूरत है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है क्योंकि बड़ी रिपोर्ट है ये। ठीक है, सरकार के पूरे फाइनेंस के ऊपर बात की जा रही है और फाइनेंस के ऊपर आपको पता ही रिसेंटली PM केयर्स फंड के ऊपर कितनी कॉन्ट्रोवर्सी उठी थी। तो ओवरऑल डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि ऊपर जो मोस्टली आएंगे उनमें सब में कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रहा होगा। सिर्फ एक चीज़ ऐसी थी जो इंक्रीज़ हुई थी, वो था नॉन मार्केटेबल डेट। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर वाले फिगर में यहाँ पर बताया था कि मार्केटेबल डेट होते हैं, नॉन मार्केटेबल होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। उन्हीं सब के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, पब्लिक डेट जो था वो भी 1% डिक्रीज़ हो गया, इंटरनल डेट था वो भी 0.1% डिक्रीज़ हो गया, मार्केटेबल डेट था वो कितना परसेंट डिक्रीज़ हो गया? परसेंट तो मैं क्या कैलकुलेट करूँगा आप समझ जाओगे। सिर्फ एक नॉन मार्केटेबल डेट था जो कि इंक्रीज़ हुआ है, कितना? 0.05%। बाकी सारे के सारे एक्सटर्नल डेट जो बाहर की कंट्रीज़ के साथ था, पहले हम लोगों का 2.8% था, अब हमारा 2.7% हो गया, तो डिक्रीज़ हुआ है। अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो 5.3 से 5.2 आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ की बात करें 45.8 से 45.7, यानी कि हर एक में डिक्रीज़ है। चार मैंने आपको बता दी, पब्लिक डेट, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट और आपको GGD, ये चार आपको याद होने चाहिए, बाकियों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकियों में इतना याद कर लेना कि ये मार्केटेबल क्या था, डिक्रीज़ हुआ है, नॉन मार्केटेबल इंक्रीज़ हुआ है, बस इतना काफ़ी रहेगा। सिग्निफिकेंस से पहले मैं आपको चाहूँगा कि अब हम लोग एक बार ज़रा ये इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं, कि किस किस बेस के ऊपर हम लोग ये स्टेटस रिपोर्ट बनाते हैं। देखो हर एक रिपोर्ट के बारे में आप पढ़ते हो ना, क्लाइमेट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, उसमें पढ़ते हो आप, ओशन के बारे में पढ़ोगे, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन के बारे में पढ़ते हो, हर इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हो, कार्बन कंजम्पशन के। उसी तरीके से भैया जब आप सरकार के कर्ज की बात करोगे तो कौन से इंडिकेटर होते हैं? पहली चीज़ होती है डेट टू GDP रेशियो। डेट की टोटल डेट कितना है? टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल GDP। ठीक है, ये अभी एक मैंने रिसेंटली जो डेली न्यूज़ चल रही है हमारे इनसाइट की, उसके अंदर मैंने 24 जून वाली जो न्यूज़ है उसमें मैंने आपको समझाया था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है उसके अंदर, नहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं था, आई थिंक कुछ था, PPP करके था। तो UN का एक PPP करके प्रोग्राम होता है, उसमें GDP जो PPP वाली होती है वो और जो GDP नॉमिनल होती है उसमें डिफरेंस बताए थे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है उसके मुताबिक कि टोटल कर्जा कितना है आपका और टोटल आपका GDP कितना है। आप अपनी GDP के हिसाब से तो कर्जा लेते हो ना, तो वो रेशियो होता है जो एक वो डिटरमाइन करता है कि भैया आपका स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या स्टेटस बनेगा डेट का। रोल ओवर रिस्क को सीधी भाषा में समझो। मैं अगर एक गवर्नमेंट जो है वो मान लो 100 रुपये का उधार लेती है, देखो उस गवर्नमेंट 100 रुपये का उधार नहीं लेगी, ये उदाहरण के तौर पर ही है, ठीक है, 100 रुपये का उधार लिया लेकिन इसको लौटा नहीं पा रही है, तो उसको लौटाने के लिए फिर सरकार क्या करती है, किसी और के पास जाएगी, उसको बोलेगी 200 रुपये का उधार दे दो। ठीक है, अब 200 को भी लौटा नहीं पा रही, 200 लौटाने किसी और के पास जाएगी, बोलेगी 300 रुपये का उधार दे दो। तो सरकार क्या कर रही है, अब बार बार इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना था, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना है, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना है, रोल ओवर हो रहा है। ठीक है, एक के ऊपर एक रिस्क लिए जा रही है सरकार। तो ऐसे कितने फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब इन सबको रीफाइनेंस करने की जरूरत होती है। रीफाइनेंस का मतलब ये होगा ना, पहले वाले का तो इंटरेस्ट देना ही देना है, पिछले वाला जो नया आएगा उसका भी इंटरेस्ट देना है, उसके पिछले का भी इंटरेस्ट, तो एक के ऊपर एक रोलिंग हो रही है, इसी को बोलते हैं रोल ओवर रिस्क। तो ये भी कैलकुलेट करते हैं कि सरकार का रोल ओवर रिस्क क्या चल रहा है। करेंसी ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है, अभी इंडिया का जो $1 का जो
प्राइस है वो इंडिया के अंदर आई थिंक 72 रुपीज़ चल रहा है ना, 74 चल रहा है आई थिंक, ठीक है। अब ये एक्सचेंज रेट चल रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है? ये डिपेंड करता है डिमांड कितनी हो रही है। तो डिमांड के हिसाब से हमारे डॉलर की वैल्यू अप एंड डाउन जाती है। अगर हम ट्रिपल GDP नॉमिनल की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू थोड़ी कम आएगी। $1 जो है वो आई थिंक 18 रुपीज़ 20 रुपीज़ के आसपास है अभी। ये एक्चुअल में रियल वैल्यू ऑफ डॉलर होती होगी, लेकिन ये नॉमिनल नहीं होती। नॉमिनल के अंदर आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो करंट एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है हमारी करेंसी का, उस पर भी डिपेंड करेगा। देखो जितना ज़्यादा हाई करेंसी का एक्सचेंज रेट होगा ना, उतना ज़्यादा नुकसान होगा गवर्नमेंट को डेट लेने में। इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू का रिसिप्ट्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, शॉर्ट टर्म डेबिट क्या होता है, डेट क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, 14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, ये वो रेशियो होता है जो टोटल इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है ना टुवर्ड्स द डेट टू द रेवेन्यू रिसीट, यानी कि जितना आपके पास सरकार ने जो रेवेन्यू लिया था वो प्लस उसका रेशियो किसके साथ, जितना टोटल इंटरेस्ट देना है, ठीक है। स्टेट से सरकार क्या करता है, रेवेन्यू तो लेता है ना, तो जितना रेवेन्यू आता है प्लस में सरकार को जितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसी चीज़ की जो रिसीट होती है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। एक हमको समझने की चीज़ है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है आपका चेंज करता रहेगा, ऊपर नीचे, ऊपर कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो आपका क्या होगा, आपका जो डेट आपको रिटर्न करना था, जो आपने पैसे लेता, उसका इंटरेस्ट बार बार कम होगा ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, कम होगा तो आपको फ़ायदा होगा। इसलिए जो जनरली जो लोग होते हैं ना, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदने के अंदर फ़ायदा उनका ये होता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में एक तो फिक्स होता है, दूसरा सिक्योर होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी रेटिंग्स होती हैं कमर्शियल बैंक्स वगैरह की जहाँ पर रेट जो होता है ना कभी कभी ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ऊपर नीचे में आपको हमेशा फ़ायदा नहीं होता, अगर ज़्यादा रहेगा तो ही फ़ायदा है, नीचे चला गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। फ्लोटिंग मतलब चेंज होता जा रहा है। ग्रोस फिस्कल डेफिसिट, ग्रोस फिस्कल डेफिसिट का मतलब समझते हो ना, सरकार का कितना रेवेन्यू आया, सरकार का कितना एक्सपेंडिचर आया। मान लो सरकार ने सारे स्टेट से 500 रुपये इकट्ठे कर लिए, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल, लेकिन सरकार का खर्चा तो होना था 700 रुपये का, तो अब ये 200 रुपये जो ऊपर का एक्स्ट्रा चलेगा ना, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट बन जाता है। इसकी एक परसेंटेज में कैलकुलेशन होती है। रिसेंटली बजट के अंदर हमारे जो प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया था कि हमारा करंट फिस्कल डेफिसिट है वो इतने परसेंटेज चल रहा है, और हम लोग एक टारगेट बनाते हैं हर साल कि इतने टाइम के अंदर हम लोग इस फिस्कल डेफिसिट को इतना परसेंटेज कम करेंगे। यही आपको मुझे आंसर बताना है कि करंटली हमारा कितना फिस्कल डेफिसिट चल रहा है और पैंडेमिक के दौरान उसका क्या हुआ है। पैंडेमिक के दौरान नुकसान हो गया ना, एक्सपेंडिचर तो सरकार का बंद हुआ ही नहीं, सरकार ने वो सारे के सारे ट्रीटमेंट वगैरह के लिए और पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए खर्चा करती रही, लेकिन रेवेन्यू आना बंद हो गया। रेवेन्यू तो इकोनॉमी तो सडनली बंद हो गई थी ना, इंडस्ट्री सब बंद हो गई, सारा इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो सब बंद हो गया, तो रेवेन्यू कम होगा। तो यानी कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट की जो परसेंटेज थी वो सडनली इंक्रीज़ कर गई होगी ना। तो ये आप मुझे बताइए करंटली कितना चल रहा है और इस साल की टारगेट क्या रखा गया था। शॉर्ट टर्म डेट, देखो जितना कम टाइम पीरियड के लिए आप कर्ज लोगे ना उतना आपको नुकसान होता है। तो इसलिए सरकार को जो डेट लेना होता है उसका रेशियो चेक किया जाता है कि भाई कितने तरह के जो लोन्स लिए गए थे, कितना कर्जा था, कितने टाइम पीरियड तक ले लिया गया था। जितना लंबा आप लेते हो उतना लंबा आपको फ़ायदा होता है, उसका मेच्योरिटी पीरियड जितना लंबा होता है। Central government refers to the total amount of debt maturing within the next 12 months. It includes 14-day intermediary treasury bills, regular treasury bills, dated securities maturing in the ensuing 1 year and external debt with remaining maturity of less than 1 year. ट्रेजरी बिल्स की बात करते हैं। ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं जनरली यूएस के अंदर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, कि ध्यान रहे आपको। ये डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ विच गवर्नमेंट इन मैनेजिंग इट शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैचेस। सेंट्रल गवर्नमेंट करंटली 3 तरह के टेनर पे इशू करती है, तो 1 साल से कम ही होते हैं, 364, 182 और 91 डेज आपको मालूम होना चाहिए ट्रेजरी बिल्स के बारे में, जो आपके डेज होते हैं कितने होते हैं। उसी तरीके से 14 डेज़ का भी इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स भी होता है, ये नॉन मार्केटेबल में होता है। अच्छा, आपको नॉन मार्केटेबल बता के याद आ गया, नॉन मार्केटेबल हमारा क्या हुआ है इस बार, इंक्रीज़ हुआ है। ऐसे याद हो जाता है बस आपको ऊपर नीचे याद करके। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि अगर सरकार का जो डेट है, सरकार का जो उधार है, उसको मैनेज करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, क्या फ़ायदे होने वाले हैं उसके। देखो सबसे पहले होता है अफेक्ट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, यानी कि जो भी आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, जो FDI वगैरह आएगी या फिर कोई दूसरी कंट्री अलग तरीके से इन्वेस्ट कर रही है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, इवन आप खुद भी अगर कर्जा ले रहे हो ना, आपने वर्ल्ड बैंक के पास गए, आपको और कर्जा लेना है, तो बेनिफिट किस चीज़ में होता है, जितना कम आपका ऑलरेडी कर्जा होता है ना उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। यानी कि जो आपके कंट्री में इन्वेस्ट करेगा, जो आपको उधार देगा आगे फर्दर, उसको कॉन्फिडेंस आता है यार इस कंट्री के ऊपर इतना उधार नहीं। अभी रिसेंटली रिलायंस ने आई थिंक 9 वीक्स के अंदर कुछ 22% के आसपास शेयर्स बेच दिए अपने। तो 22% यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। 9% तो उसका फेसबुक ने खरीद लिया, यानी कि 45,000 करोड़ तो फेसबुक ने शेयर्स लिए उसके। और करंटली रिलायंस ने अपने आप को डेट फ्री डिक्लेयर कर दिया कि रिलायंस बोल रही है हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कोई उधार नहीं है। वहीं पर मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की जो कंपनी है उसके ऊपर 6,000 करोड़ का कर्जा चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो लोगों को किस में कॉन्फिडेंस आएगा, रिलायंस जियो में कॉन्फिडेंस आएगा ना,
कि भाई क्योंकि इसके पास तो कोई कर्जा है ही नहीं, इनके पास बहुत सारे शेयर हैं, तो इनका तो सारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसी टाइम पर उसके भाई की जो कंपनी उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यही फ़र्क पड़ता है अगर आपका डेट मैनेजमेंट जितना अच्छा होता है। इम्पैक्ट करता है फिजिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। बोरोइंग इंक्रीज होती है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है बॉन्ड होल्डर्स को। इसके कारण क्या होता है, जो टैक्स रिवेन्यू का जो परसेंटेज होता है ना डेट इंटरेस्ट पेमेंट के साथ, वो बढ़ जाता है। तो यानी कि जितना ज़्यादा आपको बोरा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, उतना ज़्यादा कर्जा देना पड़ेगा, और उतना ज़्यादा कर्जा देने के लिए आपके पास उतना रेवेन्यू भी तो आना चाहिए ना। उतना आपने भी अगर कहीं से किसी को लोन दे रखा, आपके पास भी तो इंटरेस्ट आना चाहिए। तो जितना कम आप बोरो करते हो, जितना आपका डेट मैनेजमेंट अच्छा होता है, उतना ही आपको रेवेन्यू के अंदर से पैसा बच जाता है ज़्यादा एक्सपेंडिचर के लिए। क्राउडिंग आउट इफेक्ट की बात करते हैं तो एज मोर मनी इज़ लेंट टू द गवर्नमेंट रादर देन, कहाँ चला गया, हाँ, एज मोर मनी इज़ लेंट टू द गवर्नमेंट रादर देन इन्वेस्टेड इन द मार्केट, कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है वो क्राउड आउट हो जाता है, लीडिंग टू अ स्लोअर इंडस्ट्रियल। जितना ज़्यादा पैसा सरकार उधार लेती है ना, उतना ही ज़्यादा फिर बैंक्स वगैरह के पास पैसा वैसा कम पड़ जाता है, जिसके कारण मार्केट में कॉर्पोरेट के अंदर वो पैसा नहीं लगा पाते हैं। उससे क्या नुकसान होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, यानी कि एक तो आपने सारा ही पैसा दे दिया, दूसरे को आपने पैसा दिया नहीं, तो कंपटीशन खत्म हो जाता है, मोनोपोली आ जाती हैगी। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। क्राउड आउट करने का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट को पूरा क्राउड आउट कर देती हैगी। फिजिकल रिप्रेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, when the government borrows more it forces the public sector banks to purchase more government securities। जितना ज़्यादा सरकार बोरो करेगी वो उतने ही पब्लिक सेक्टर बैंक को बोलेगी कि आप हमारी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो। अब बैंक्स किसके अंडर आते हैं, सरकारों के अंडर ही आते हैं। कि कमर्शियल बैंक बेशक वो कहीं ना कहीं तो सरकार की रेगुलेटरी होती है ना, आरबीआई के थ्रू उसी के अंडर काम करते हैं। तो जितना ज़्यादा वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदेंगे, मतलब उतना ही ज़्यादा उनको लिक्विडिटी का लोड बढ़ेगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की जब बात करते हैं, जितना ज़्यादा कर्जा होता है उतना ही सरकार को दिक्कत आती है कि उनको नए नोट्स प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप नए नोट्स प्रिंट कर रहे हो मतलब इन्फ्लेशन है, और आप उसको फर्दर और इंक्रीज़ कर रहे हो। अच्छा, ये ऐसा सॉल्यूशन नहीं होती, मतलब दिस इज़ नॉट द रियल सॉल्यूशन कि आपके पास कंट्री में पैसे की कमी पड़ रही है तो आप नए नोट प्रिंट कर दो ना और दुनिया भर के नोट प्रिंट कर दो, आप ही की तो मशीन है। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली उसकी वैल्यू की बात होती है। वैल्यू किसकी बात होती है, जो प्रोडक्शन हो रही होती है ना, उसकी वैल्यू की बात हो रही होती है। कि नए नोट प्रोड्यूस करने से वैल्यू नहीं बढ़ती है आपकी। एक्सचेंज रेट का भी रिस्क होता है। भैया देखो, जो रिड्यूस डिमांड ऑफ डोमेस्टिक सिक्योरिटीज रिलेटेड टू फॉरेन सिक्योरिटीज ड्यू टू पुअर क्रेडिट रेटिंग माइट पुश द एक्सचेंज रेट डाउन। जितनी ज़्यादा आपकी कंट्री के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड कम होती है कि बाहर, ठीक है, उसी के कारण उन आपके जो कंट्री की क्रेडिट रेटिंग होती है ना, जो क्रेडिट रेटिंग होती है, यानी कि आपके कंट्री का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो भी कम चला जाता है। उसी के कारण आपका जो एक्सचेंज रेट होता है दूसरी कंट्री के साथ, वो स्लो हो जाता है। यानी कि आपकी कंट्री की जो डोमेस्टिक वैल्यू होगी वो डिप्रिशिएट करेगी, दूसरे की जो वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो यूएस का जो डॉलर है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड क्यों है, इसीलिए क्योंकि उनका प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, इसी कारण उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंटेन रहता है। बाकी कंट्रीज़ का प्रोडक्शन कम है तो उनका एक्सचेंज रेट भी कम है, उनकी वैल्यू जो डिप्रिशिएट करती रहती है। हायर टैक्सेस इन द फ्यूचर, अगर ये डेट टू जीडीपी का जो रेशियो मैंने आपको पहले बताया था ना, यहाँ पर ऊपर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया था डेट टू जीडीपी का रेशियो। यहाँ पर यही कहना चाह रहा है, अगर जो डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है वो रैपिडली राइज करता है, यानी कि इसका मान लो ग्राफ ऐसे होता है, रैपिडली यूँ राइज कर जाता है, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट होती है उसको ज़रूरत पड़ जाती है कि वो टैक्सेस इंक्रीज़ कर दे अब, ठीक है, और लिमिट कर दे स्पेंडिंग टू रिड्यूस द डेट लेवल्स। फ्यूचर के अंदर और उनके कर्जे ना बढ़े, इसी कारण सरकार क्या करती है, आपका टैक्स बढ़ा देती है। अभी जो अल्कोहल वगैरह के ऊपर इतना टैक्स बढ़ा रखा है, ये सब किस लिए करती है? जितना भी कर्जा वगैरह होता है सबका पैसा निपटा देंगे। जब पता था सरकार को कि लॉकडाउन खुलने पर शराब बिकने लग गई तो उसका पैसा ज़्यादा आएगा, तो दिल्ली ने 70% लगा दिया था टैक्स। तो यानी कि लोग तो खरीद रहे, लोगों ने बोल दिया हम तो खरीदेंगे, तो सरकार के पास क्या आने लग जाता है, सरकार के पास पैसा आने लग जाता है। सरकार अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेट के ऊपर जो सेल होती है उसके ऊपर अपना और टैक्स इंक्रीज़ कर देती है, ताकि फ्यूचर में सरकार के जो टैक्स रेट्स होते हैं वो हाई ना हो। Vulnerability to volatile international capital markets, high share of external debt expresses economy to the capital flight। जितना ज़्यादा आप बाहर से कर्जा लोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इकोनॉमी वीक होती जाती, उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी की डिपेंडेंस कैपिटल, इंटरनेशनल कैपिटल के ऊपर हो जाती हैगी। वो अपने तरीके से आपकी इकोनॉमी को मोल्ड कर सकते हैं, या तो सिक्योरिटी आपकी रखवा लेते हैं, ठीक है, उतना ही आपको लोन भी फिर कम मिलता है क्योंकि आप लोन दे नहीं पा रहे ना। देखो सारे पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं। अगर आपका डेट जो है कम होगा तो यानी कि आपके अंदर आपकी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे कि भैया इस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना ईजी होता है इस गवर्नमेंट के साथ। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अप्रोच क्या होती है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेट को मैनेज करने के लिए। पहली बात, एक डेडिकेटेड एजेंसी टू मैनेज द डेट। इंस्टीट्यूशनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी जिसका नाम होगा PDA वो लेके आएंगे, जो कि दोनों इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के दोनों डेट्स को एक ही छत के नीचे ले आएगी, वहाँ मैनेजमेंट करेंगे।
पहला स्टेप इस तरह की डायरेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट, उसकी एस्टेब्लिशमेंट 2016 में हो चुकी थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल बनाया गया था एज एन एडवाइजरी बॉडी, जो कि बजट डिवीजन के साथ था। ठीक है, तो ऑलरेडी ये काम स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट की जो मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है 2019 और 22 की, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं उसके तहत। ठीक है, जो बेसिकली 3 ब्रॉड पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। वो 3 ब्रॉड पिलर्स क्या हैं? पहला पिलर है लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, दूसरा है रिस्क मिटिगेशन, तीसरा है मार्केट का डेवलपमेंट। लो कॉस्ट बोरोइंग के अंदर सबसे पहले बात करते हैं इलोगेटिंग मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ द डेट पोर्टफोलियो, यानी कि आप जितने लंबे समय के लिए आप कर्जा लोगे उतना ही आपको रिस्क कम होगा, उतना ही आपके लिए रिटर्न करना ईजी होगा, उतनी आपकी रिस्क वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो आपका जो डेट मैनेजमेंट होगा वो स्मूथ हो जाएगा। रेशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स एज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, स्पेशल सिक्योरिटीज एक्सेट्रा इन लाइन विद द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी, यानी कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर आपके जो भी इंटरेस्ट रेट्स होते हैं आप उन सबको रैशनलाइज कर दो। एग्जांपल में उसने दे दिया जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गया, स्पेशल सिक्योरिटीज़। और स्पेशल सिक्योरिटीज़ क्या निकालती है गवर्नमेंट? बीच बीच में निकालती रहती है, जब स्पेशल नीड्स के हिसाब से कुछ स्कीम आ रही होती है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो सरकार क्या करती है, फटाक से कुछ बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आउट कर देती हैं, उससे पैसा उठा लेती हैं। फिर एडवाइजिंग अदर, ये वाले पॉइंट को रह ही देते हैं यार इतना ज़्यादा, क्योंकि इसमें आएगा नहीं इतना। रिस्क मिटिगेशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ बेंचमार्क सेट करने की बात की गई है इंडिकेटर्स के लिए। ठीक है, जैसे कि जो भी हम लोगों ने शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट एंड एक्सटर्नल डेट की बात की थी, फ्लोटिंग रेट डेट था, मिनिमल रिस्क के लिए एग्जांपल शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट शुड बी मेंटेन विद इन 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग मार्केटेबल डेट स्टॉक विद इन लीवे ऑफ ±3%। बेसिकली रिस्क मिटिगेशन का मतलब क्या हो गया? रिस्क मतलब खतरा, मिटिगेशन मतलब गंभीरता को कम करना। उस खतरे की गंभीरता को कम करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स के अंदर हम लोगों को बेंचमार्क सेट कर देने चाहिए। जैसे कि शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेट की बात कर रहा है, उसके अंदर उनको लीवे जो होता है ±3% कर देना चाहिए। अब ये इतना टेक्निकल है, ये सच में कहीं नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपको सोच के देखो, इस तरह का एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपको। मार्केट डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। ठीक है, रेगुलर इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, कंसल्टेशंस होने चाहिए। ठीक है भैया, एक बेंचमार्क सेट करो डिज़ायर्ड टेनर्स के लिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो बेस है उसमें डेवलपमेंट का सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा आप लोग इसमें जो याद करने की चीज़ें हैं ना, इसमें आप 3 पिलर्स के मेन के नाम याद रख लो। उसके अलावा जो बोल्ड में लिखे हो ना 2-2 पॉइंट्स, 1-1, 2-2 पॉइंट्स, इतना नोट करके ज़रूर रख लो कि अगर आपको कभी लिखना पड़े कि सरकार ने अपनी स्टेटस जो सरकार का जो डेट है उसको रिड्यूस करने के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है, तो 3 पिलर्स के ऊपर जो हमारा एडवाइजरी बोर्ड था जो काम कर रहा था ना, और ये जो डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है वो 3 पिलर्स पे काम करती, इतना ही काफ़ी रहेगा, मोर देन इनफ। इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है ये जानना इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इन इंडिकेटर्स के ऊपर। स्पेशली अगर हम डेट टू जीडीपी रेशियो की बात करते हैं तो वो डिक्लाइन हुआ है 2011-12 से 47.5 से 45.7। ऊपर जो हम लोगों ने बात की थी ना वो 2017-18 में और 2018-19 के अंदर जो डिक्रीमेंट था वो दिखाया था। ठीक है, जो हमारा ये पब्लिक डेट वगैरह था ये सब का। यहाँ पर हम लोग डेट टू जीडीपी रेशियो की बात कर रहे हैं सिर्फ, और वो भी 2011-12 में और 2018-19 में 47.5 से 45.7 डिक्रीज़ हुआ है। ग्रोस फिस्कल डेफिसिट मैं आपको बता चुका हूँ, उसका जो परसेंटेज है वो डिक्लाइन ट्रेंड पे है 2012-13 से। शॉर्ट टर्म डेट्स जो है वो भी स्टेबलाइज हो चुका है 2005 से 2012 के बीच में। गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की एक कॉन्शियस स्ट्रेटजी जो कि मेच्योरिटी के लिए, इलोंगेटिंग मेच्योरिटी टू रिड्यूस द रोल ओवर रिस्क। रोल ओवर रिस्क मैंने आपको बताया था, उसमें कहना चाह रहे हैं 69.9% ऑफ द टोटल सिक्योरिटीज इशूड ड्यूरिंग 2018-19 वर इन द मैच्योरिटी बकेट ऑफ 10 ईयर्स एंड अबव, यानी कि 10 साल से ऊपर तक का उनका मैच्योरिटी पीरियड टाइम था। 69.9% जो मैंने उधार लिया गया था उस सबका, उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे रिस्क वैल्यू कम हो जाती है कि हमारे रोल ओवर रिस्क भी हमारा कम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेट इज़ एट ए फिक्स इंटरेस्ट रेट। हम लोगों ने बात की थी ना फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के, फ्लोटिंग जो रेट्स होते हैं ना, यानी कि रेट जो बदलते रहते हैं, तो वो कहना चाह रहा है कि सरकार के जो मोस्टली बजट्स हैं ना वो सारे के सारे फिक्स इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इससे फ़ायदा होता है सरकार को। लो शेयर ऑफ एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल डेट हम लोगों ने बात करी थी 2.7% है, बहुत ही कम है बाहर की कंट्रीज़ के साथ। और ये इंटरेस्ट पेमेंट टू रिवेन्यू रिसीव्स की बात करते हैं तो ये 37.9 है 2018-19 के अंदर, और जो कि 2012-13 में 35.6 था। स्टेट गवर्नमेंट का भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ये फिगर थोड़ा सा आइडिया रखना अपना। डेट जीडीपी रेशियो स्टेट वाला जो वो डिक्रीज़ हुआ 24.8 2019 में था, हो गया है, और 2018 में 25 था, तो यानी कि 0.02% डिक्रीज़ हुआ है एक साल में। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कंसिस्टेंटली डबल डिजिट की ग्रोथ देखी गई है 2012-13 से लेके, लेकिन 2014-15 में और 2018-19 में नहीं देखी गई थी। शेयर ऑफ पब्लिक डेट की बात करते हैं तो इंक्रीज़ हो गया है। ओवरऑल डेट पोर्टफोलियो की बात करते हैं अगर, तो
within the public debt, the share of market borrowings increased with that of borrowings of the National Small Saving Fund exhibited a steady decline. 2019 के अंदर 9.4 हो गया, लेकिन 2012 के अंदर कितना था? 24.4. तो बहुत ही स्टडी डिक्लाइन हुआ है किस चीज़ में? नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के अंदर. लोन्स फ्रॉम द सेंटर, जब स्टेट गवर्नमेंट सेंटर से लोन लेती हैं तो वो भी डिक्रीज़ हुआ है ओवर द ईयर्स, ठीक है, और अकाउंटेड फॉर 3.7% ऑफ द टोटल लाइबिलिटीज़ इन 2019. इतना ही काफ़ी रहेगा. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ना, ये वाला टॉपिक है ही ऐसा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को ये बात जानने की ज़रूरत है कि हम लोगों को कौन से फिगर याद रखने हैं. हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं. बहुत टेक्निकल टॉपिक्स ही आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आएंगे, हो सकता है आगे कुछ बड़े बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएँ, पर ये तो था थोड़ा टेक्निकल टॉपिक, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, उनको जरूर नोट डाउन कर लेना.